बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है हम एक सैम्पल पेपर बिजनेस स्टडीज़ का किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है और किस तरह से हमें उसको सॉल्व करना है वो आज हम करेंगे। तो ये एक सैम्पल पेपर है जो आपको NIS की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये पेपर आएगा जिसके अंदर आपको डेट और डे अपना फिल करना है और उसके बाद आपका ये क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा। कुछ आम हिदायत हैं क्वेश्चन के बारे में, वो आपको थोड़ी सी पढ़ लेनी है जिससे आपको ही बहुत फायदा होगा कि आपसे कोई गलती ना हो। अब चलते हैं आगे। ठीक है जी। आंसर ऑल द क्वेश्चन, मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तमाम सवालात के जवाब दीजिए, यानी सारे ही सवाल आपको करने हैं और हर सवाल के नंबर उसके माजी दर्ज में हैं, यानी उसके आगे उसके नंबर लिखे हुए हैं तो आपको उसके नंबर का मीनिंग बताना है। चलिए जी, वन बाय वन इन क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं और आप जो है फिर कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसके आंसर्स हमें आने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन बनता है जी, कम से कम 10 मेंबरान जिनकी देनदारी महदूद हो उनके जरिए किस किस्म का कारोबार तंजीम बनाया जा सकता है। उसने आपको एक हिंट दिया है। हिंट के अंदर उसने आपसे दो बातें कही हैं। क्या कहा है? मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स, यानी कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए और उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होनी चाहिए। अब आपको इन दो खुसूसियात को ध्यान में रखते हुए बताना है कि इनमें से कौन सा बिजनेस, कौन सा कारोबार इसके अंदर दाखिल होगा। कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए और उन सब की लाइबिलिटी यानी उन सब की देनदारी जो है वो क्या होगी? महदूद होगी। तो आप ही की तरफ क्वेश्चन लेके चलेंगे। आप में से कौन बताना चाहेगा कि इसमें से कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर ये खुसूसियात होती हैं? अच्छा जी, और बताएं भाई, और बाकी की भी सब बताएं। सब कोशिश करें, कोई ऐसी बात नहीं है। ट्राई करने से आपका कुछ वैसे भी नुकसान नहीं होगा। पार्टनरशिप, हाँ जी। और बताएं भाई, बाकी के जो भी स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं वो भी कोशिश करें। कोई बात नहीं, गलत ही सही, लेकिन कोशिश करें कि कौन सा आंसर इसमें से होना चाहिए। आंसर सी। अच्छा, लगभग ज्यादातर लोगों के आंसर इसको लेकर पार्टनरशिप के आ रहे हैं और यहीं पर आकर जो है क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझ कर करना पड़ेगा। मतलब गलत हो गया जी, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भाई? पार्टनरशिप कहता है मिनिमम 2 मेंबरान होने जरूरी हैं। पार्टनरशिप के मुताबिक कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए। अच्छा, और यहाँ पर क्या लिखा है? मिनिमम 10। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 हैं, कम से कम 10 लोग हैं वो। और भाई अगर 10 लोग हैं तो फिर पार्टनरशिप तो ऑप्शन खराब हो गया, गलत हो गया आपके लिए, क्योंकि पार्टनरशिप में तो कम से कम 2 लोग शामिल होते हैं। जी मोहम्मद अत्तर बताइए। कोऑपरेटिव सोसाइटी है सर। बहुत बढ़िया, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बिल्कुल। अब मैं वन बाय वन आपको बाकी के आंसर भी बता रहा हूँ। पार्टनरशिप नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें मिनिमम 2 मेंबरान होते हैं और इसमें लाइबिलिटी भी याद रखना लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। तो ये दोनों खुसूसियात इसके अंदर दाखिल नहीं हो रही हैं। फिर उसके बाद चलते हैं हम प्राइवेट और पब्लिक की तरफ। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अब सर इसमें क्या है भाई? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी कम से कम 2 मेंबरान होने चाहिए जी, कम से कम 2 और मैक्सिमम 200, ज्यादा से ज्यादा 200 हो सकते हैं। और पब्लिक में सर, पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट, कितने भी हो सकते हैं। अब आप अगर इन तीनों के आंसर देखें तो कहीं पर भी 10 मेंबरान तो इन तीनों में से किसी में भी नहीं आ रहे। तो सोच समझकर अगर हम जवाब देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी ये बाहिमी सोसाइटी जो होती है आपकी, इसकी खुसूसियत में दाखिल है कि इसके अंदर कम से कम 10 मेंबरान होने जरूरी हैं। और ये भी इसकी खुसूसियत में दाखिल है कि इनके जो मेंबरान होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। प्लीज आपके पास कॉपी हो तो इसको नोट करते हुए चलें, ये बार बार नहीं होंगी चीजें, ओरली नहीं होगा। कॉपी में अपने नोट करते हुए चलें कि इसका आंसर हुआ क्या और बाकी के आंसर क्यों नहीं हुए, क्योंकि हो सकता है अगले पेपर में ये आंसर ना हो, कोई और आंसर हो और यहां पर 10 की जगह पर वो 2 मेंबरान दे दे, 10 की जगह पर 7 मेंबरान दे दे। तो आपको थोड़ी सी तवज्जो से इन क्वेश्चन को करना है। देखिए, जल्दी मत चलिए इन क्वेश्चनों के ऊपर। मैंने आपसे पहले भी कहा था 10 नंबर के बड़े मौके वाले क्वेश्चन हैं। अगर आप 10 के 10 ठीक कर देते हो, बहुत बड़ा काम, आपका बोझ हल्का हो जाएगा। इसलिए इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा 1-2 बार तवज्जो से पढ़कर फिर अपना जवाब दें। पहला क्वेश्चन उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। चलिए जी, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, गोदामकारी वाला चैप्टर है ये, ठीक है जी, गोदामकारी, ठीक है जी सर। तो मंजर में से किस किस्म का गोदाम आमद अशियाओं के जखीरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके लिए अभी तक दर आमद ड्यूटी जमा नहीं किया गया है? यानी कौन सा इसमें से वो गोदाम है जिसका खास काम होता है इंपोर्टेड सामान को लेकर आना और इंपोर्ट ड्यूटी को पेड करवाना, यानी जमा नहीं किया गया, यानी बाद में वो पे किया जाएगा। चलिए आपकी तरफ ही क्वेश्चन लेके चलते हैं। कौन सा गोदाम है जो खासकर इंपोर्टेड सामान के लिए लिया जाता
जाता है और उसकी इंपोर्ट ड्यूटी बाद में दी जाती है। जल्दी से बताइए, 4 हैं आपके पास ऑप्शन, पब्लिक, सरकारी, बॉन्डेड, कोऑपरेटिव। सरकारी गोदाम। जी, और कोई बताएं? सरकारी गोदाम। सरकारी लग रहा है, सब एक दूसरे को देखकर बोल रहे हैं, सोच समझकर नहीं कर रहे हैं। सरकारी गोदाम तो वो होता है जिसके अंदर सरकार ने जो अशिया बनाई हैं वो उसको उसके अंदर रखती हैं उठाकर। यहाँ पर सरकारी सामान तो कहीं है ही नहीं, आप ध्यान से पढ़िए। स्टोर इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड गुड मतलब जो सामान आपने बाहर से मंगवाया है। जी रियाजुद्दीन। बंधुआ गोदाम। जी, बंधुआ गोदाम ही इसका सही आंसर है। जी, बॉन्डेड वेयर हाउस, नोट कर लीजिए प्लीज इसको कहीं पर अपने। बॉन्डेड वेयर हाउस ये खास वेयर हाउस होते हैं, ये खास गोदाम होते हैं जो बाहर से इंपोर्टेड गुड को मंगा कर उसको डायरेक्टली एंटर करा देते हैं और इसकी इंपोर्ट ड्यूटी जो कि उस पर चार्ज हुई है वो भी आपको बाद में देनी पड़ती है। अभी के लिए आपकी वो इंपोर्ट ड्यूटी भी बच जाती है और आपका सामान डायरेक्टली एंटर कर जाता है कंट्री में। सरकारी वेयर हाउस सरकारी सामान के लिए मखसूस बनाया गया है जिसके अंदर सरकार ने जो अशियाएं खरीदी हैं वो अपनी सामान रखती हैं। पब्लिक वेयर हाउस जो सबके लिए आम होता है, जैसे आपके लिए भी हो सकता है कि आपने पब्लिक हो, आप अपना सामान रखना चाहते हो तो एक पब्लिक वेयर हाउस बनाया जाएगा जहां पर अलग अलग लोग अपना अलग अलग सामान एक जगह पर रखते हैं और उसका कुछ किराया देते हैं। प्राइवेट कोऑपरेटिव वेयर हाउस ये तो खासकर वो वेयर हाउस होता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाती हैं। जी, जिनके बारे में भी बताया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो गोदाम होते हैं उनको कोऑपरेटिव वेयर हाउस कहते हैं। तो चारों अलग अलग हैं, थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूं थोड़ा तवज्जो कर आप आंसर दीजिए। खासकर उसमें लिखा हुआ था वो सामान जो बाहर से मंगाया गया है। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 2 के बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। ठीक है जी, प्रश्न नंबर 3 क्या है जी? विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट? दर्ज झेल में से कौन एक रेल नकल और हमल का फायदा नहीं है? तो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? नकल और हमल, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। उसके अंदर आपने पढ़ा ही होगा रेल ट्रांसपोर्ट भी एक नकल और हमल का तरीका है। अब इनमें से पूछ रहा है, इनमें से बताओ कौन सा रेल ट्रांसपोर्ट का फायदा नहीं है? नहीं है पूछा है उसने। चलिए जी, पहला वाला पढ़ते हैं। ये सड़क नकल और हमल के मुकाबले तेज है। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए जी। ये नकल किसके? रोड के मुकाबले में ट्रेन जो है वो तेज होती है। जल्दी से बताइए सही है या नहीं, मतलब ये फायदा है या नहीं है इसका? सर ये तो इसका बी आंसर है सर। ये कह रहे हैं, बिल्कुल इन्होंने पूरा क्वेश्चन पढ़कर आंसर दिया है। इन्होंने कहा जी इसका आंसर बी है। चलिए हम इसको बी मानकर चल लेते हैं और बाकी सारे पॉइंट को भी देख लेते हैं। तो पहला तो इसका फायदा है, ये बात तो समझ आ गई क्योंकि ये सड़क के मुकाबले में तेज होती है। अब जरा बी को छोड़ देते हैं, सी और डी पढ़ लेते हैं जो सही लग रहा है। इट इज फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये नकल और हमल का लचीला जरिया है। लचीला यानी मतलब जिसके अंदर लोच होती है, यानी चेंजेस हो सकते हैं। डी, इट इज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, दूर की लंबी दूरी के लिए नकल और हमल आरामदायक है। ये फायदे इसके समझ में आ रहे हैं। अब जरा बी वाला पॉइंट पढ़ लेते, क्या लिखा हुआ है? इट इज सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ये भारी सामानों की बड़ी मिकदार को ज्यादा दूरी तक ले जाने के लिए मौजू है। अब जरा थोड़ा सा आप तवज्जो फरमाए, जिन्होंने कहा था कि इसका आंसर बी है। क्या रेल ट्रांसपोर्ट के जरिए से भारी सामान दूर जगह तक नहीं पहुंचाया जा सकता या पहुंचाया जा सकता? जी अनस साहब, तो फिर आपने ये क्यों कहा कि ये इसके फायदों में दाखिल नहीं है? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। ट्रेन ये हवाई वाले में है सर। तो फिर गलती कर गए। हवाई के अंदर ज्यादा भारी सामान नहीं जा सकता क्योंकि उसके अंदर वेट की लिमिट है, लेकिन रेल ट्रांसपोर्ट में तो भारी भरकम क्या पूरी मशीनें चली जाती हैं, पूरा ट्रेन के कंटेनर चले जाते हैं। तो इसका आंसर हुआ सी। ये फ्लेक्सिबल नहीं है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकते कि इसमें उतार चढ़ाव होते रहेंगे, कोई चेंजेस आप कर सकते हो जाएंगे। एक बार आपने अपना माल डाल दिया तो अब वो उस जगह पर पहुंच जाएगा, बीच में उसके अंदर कोई वक्ती बदलाव नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर सी है, इसको नोट कर लीजिए। और अच्छी बात क्या हो गई कि आपको हाथों हाथ रेल ट्रांसपोर्ट के 3 फवाइद पता चल गए। क्वेश्चन से 2 आंसर पता चले, एक कि इसका कौन सा फायदा नहीं था ये तो आपको पता चला, और कौन से फायदे थे ये भी आपको पता चला। तो हाथों हाथ आपकी तैयारी हो रही है कि रेल ट्रांसपोर्ट के 3 फायदे हैं। ये तेज होता है रोड के मुकाबले में, इसमें बड़ा सामान अशिया दी जा सकती हैं, और ये जो है कहीं ना कहीं आसान है लंबे डिस्टेंस के लिए। चलिए जी, 3 क्वेश्चन हो गए हैं 3 में से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते कौन देता है। अगेन क्वेश्चन जो है वो नकल और हमल में से। तो पेपर
डिस्कस करने का एक मकसद ये भी है कि आपको थोड़ा सा ये तवज्जो रहे कि किस चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे आप अपनी बाद में जो आप तैयारी करेंगे उसके अंदर उस पर ज्यादा तवज्जो दे सकें। चलिए जी, अगला प्रश्न फिर दोबारा एक बार लेके चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल टू ट्रांसपोर्ट पेरिशेबल कमोडिटीज? उर्दू में भी देख लेते हैं जी। कौन सा ट्रांसपोर्ट इसमें ज्यादा बेहतर है? किसके लिए? वो चीजें जो जल्दी खराब हो जाती हैं। चलिए जी, जल्दी से आप में से कौन बताना चाहेगा? रेल, रोड, वाटर या एयर? जल्दी खराब हो जाने वाले सामान के लिए कौन सा नकल और हमल आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है? हवाई 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 जहाज। ऑप्शन बी रोड ट्रांसपोर्ट। और किसी का कोई जवाब? आबी नकलो हमल। आबी नकलो हमल यानी ये वाटर कह रहे हैं, सड़क नकलो हमल। सड़क। चलिए जी, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबके आंसर रंग बिरंगे आ रहे हैं, ठीक है जी। चलिए जी, पहला क्या है? रेल ट्रांसपोर्ट। भाई रेल ट्रांसपोर्ट को लेकर एक बात तो ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट डिस्टेंस। जी, अशिया को आगे अल्फाज है कम दूरी। जरा ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, मैं बार बार आपको इसलिए समझा रहा हूँ। जज्बात में बहकर आंसर न टिक कर दीजिएगा, वरना फिर जज्बाती जवाब आएंगे इसके भी। थोड़ा समझ कर। इस आपने तो पढ़ लिया खराब हो जाने वाली अशिया को, आगे क्या लिखा है? कम दूरी। दूरी कम है, ज्यादा दूरी नहीं है। तो भाई ज्यादा दूरी नहीं है तो रेल तो इस्तेमाल करना बेकार है। रेल तो लंबी दूरी के लिए ही अमूमन काम आती है, और वाटर ट्रांसपोर्ट का भी खासकर काम होता है। आपने कहाँ देखा है कि हमारे मोहल्ले से निकल के कश्ती निकली और दूसरे पड़ोस के मोहल्ले में चले गए सामान देने के लिए? कहाँ होता है ऐसा? बंदरगाहों पर होता है। दूर दूर के सफर के लिए ये भी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया जाता है, दूर के सफर के लिए। और याद रखिएगा, सफर दूर का है और सामान जल्दी खराब होने वाला है तो कहीं ना कहीं तो ये और खराब हो जाएगा, क्योंकि पहुंचने में इसको लगेगा वक्त। अब आपके पास आ रहे हैं दो ऑप्शन। तो भैया जब शॉर्ट डिस्टेंस की बात आ रही है तो इसमें एयर ट्रांसपोर्ट भी नहीं ले सकते आप। तो आखिर में आपका आंसर आ गया रोड ट्रांसपोर्ट। जी, शॉर्ट डिस्टेंस। अरे सफर ही छोटा सा है भाई। आपके गांव से लेकर बराबर वाले गांव तक जाना है, या आपके जिले से लेकर बराबर वाले जिले में जाना है। अब जरा मुझे बताना तुम में से कौन कौन है जो पहले एयरपोर्ट सामान छोड़ने जाएगा? लो जी लो, एयरपोर्ट वाले भैया सामान ले लो, वो पड़ोस वाला जो जिला है वहां पे उतार देना। अरे वहां तो एयरपोर्ट ही नहीं है हमारा, वहां सामान उतरेगा, फिर वहां से फिर गाड़ी में आएगा, वो तो बड़ा लंबा टाइम लग गया। तो छोटे डिस्टेंस के लिए सबसे बढ़िया तो सड़क है। अब सड़क के लिए सर क्या करूं? सड़क में तुम भाई चाहे गाड़ी लगा लो, चाहे स्कूटर से ले जाओ, चाहे ऑटो से ले जाओ, चाहे टेम्पू से ले जाओ, वो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि इस्तेमाल सड़क के जरिए किया जा रहा है। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सड़क का इस्तेमाल सबसे बेहतर है। और उसके अंदर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप खुद अपने आसपास देखो। आपके आसपास जितना भी सामान है, दूध, दही और खाने पीने की चीजें, कहां से आपने देखी? ये हवाई जहाजों में, ट्रेनों में भर भर कर आ रही है आसपास में। यानी शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर ये बात हो रही है। छोटे डिस्टेंस के अंदर तो आपने खुद देखा, ये मालगाड़ी में भरकर आ जाती है, ये टेम्पू के अंदर आ जाती है। सामान वाला जो है अपनी स्कूटर पे दूध और ये दही सब कुछ ले लेकर सुबह निकल रहे होते। तो छोटे डिस्टेंस के लिए सड़क ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो हाँ और ना बता दीजिए जरा। जी आ गए। चौथा क्वेश्चन हो चुका है। उम्मीद है आपकी बात समझ में आ गई होगी। शॉर्ट डिस्टेंस वर्ड आया था, शॉर्ट डिस्टेंस को मैंने हाईलाइट कर दिया है। आपको बहुत तवज्जो से क्वेश्चन करने हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं इस बात को। आप जल्दी से क्वेश्चन जो है ना, आधा पढ़ते ही सोच रहा हूं बस जल्दी से टिक कर दूं और केबीसी के 10,000 रुपए चेक बनकर मेरे सामने आ जाएंगे। ऐसा होगा नहीं भाई, बहुत आराम से खेलना पड़ता है वाला गेम। इसलिए क्वेश्चन को मैं आपसे जल्दी तो है नहीं, क्वेश्चन को 1-2 मरतबा पढ़ ली, फिर जरा जोर लगाकर दिमाग पर सोचिए। ये जो तरीके हैं रेल, वाटर, ये लंबे डिस्टेंस के इस्तेमाल में किए जाते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट जल्दी सफर तय करता है, लेकिन इसका भी डिस्टेंस लंबा ही होता है। कम से कम दिल्ली से तुम्हें मुंबई सामान भेजना है, या तुम्हें दिल्ली से जो है कहीं पर कश्मीर सामान भेजना है, तो जल्दी का इस्तेमाल हो सकता है इसके जरिए। लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इन सब का इस्तेमाल कहां किया जाता है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप सबको दोबारा मौका दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग? दर्ज झेल में से कौन गैर दुकान खरीदा फरोख्त की एक मिसाल नहीं है? नॉन स्टोर मतलब सर स्टोर मतलब कि मेरी दुकान है, तो ये दुकान नहीं है। बताओ इनमें से कौन सा एग्जाम्पल गैर दुकान खरीदा फरोख्त की एक मिसाल? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, मिसाल नहीं है नहीं पूछ रहा, नहीं है। गैर दुकान इनमें से कौन सी नहीं है? पहला मेल ऑर्डर बिजनेस, दूसरा टेली शॉपिंग, तीसरा मल्टीपल शॉप, चौथा इंटरनेट शॉपिंग। इनमें से कौन सी है जो गैर दुकान की मिसाल नहीं है? बहुत ध्यान से चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए। एक अलग ही नजर आ रहा है आपको इन सब में, जो इन सबसे अलग है। ऑप्शन है जज्बात में आ रहे हैं, ध्यान से मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान से पढ़िए। गैर दुकान, बार बार अल्फाज देखिए, गैर दुकान की मिसाल नहीं है।
हाँ, सारे ऑप्शन बता दो एक एक करके, जिससे किसी ना किसी का आंसर तो ठीक हो ही जाएगा भाई। टेली शॉपिंग। टेली शॉपिंग कौन सी होती है? टेली शॉपिंग का मतलब होता है वो शॉपिंग जो ऑन टेलीफोन होती है। टेली शॉपिंग वो है जो फोन के जरिए की जाती है। क्या ये गैर दुकान है या नहीं? पहले हाँ या ना बताओ। जी गैर दुकान है। गैर दुकान है क्योंकि फोन के ऊपर काम कर रहे हो, दुकान नहीं है। आगे तो क्वेश्चन पढ़ लो, कह रहा है मिसाल नहीं होनी चाहिए। आपने टेली शॉपिंग तो गैर दुकान की मिसाल में शामिल कर दिया, वो कह रहा है मिसाल नहीं होनी चाहिए। गैर दुकान की मिसाल नहीं होनी चाहिए। मिसाल नहीं होनी चाहिए। ये गैर दुकान है क्योंकि इसमें दुकान नहीं होती। इंटरनेट शॉपिंग, इसमें दुकान नहीं होती। मेल ऑर्डर बिजनेस, इसमें दुकान नहीं होती। इन तीनों में तो दुकान होती ही नहीं है जी। और किसी का कोई जवाब? ये सब गैर दुकानें हैं। वो कह रहा है गैर दुकानों की मिसाल नहीं है, तो गैर दुकानों की मिसाल ये नहीं है मल्टीपल शॉप, क्योंकि ये गैर नहीं है, ये तो दुकान है। मल्टीपल शॉप क्या होती हैं कि एक इंसान जिसके ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस, उसके पास बहुत सारे नेटवर्क हैं, दो से ज्यादा उसकी ब्रांचेस खुली हुई हैं, पूरा एक जाल फैला हुआ है उसकी दुकानों का। जैसे मैकडी का एग्जांपल आपको दिया था, या और बहुत सारे ब्रांड है जिनका एग्जांपल उसके अंदर आ सकता है। वो मल्टीपल शॉप है। मल्टीपल शॉप का मतलब दुकानें हैं। अच्छा, उसने क्वेश्चन घुमाकर पूछा है आपसे, वो कह रहा है इनमें से कौन सी गैर दुकान की मिसाल नहीं है? तो ये सब गैर दुकानों की मिसालें हैं, आपको नहीं है बताना था। फंस गए क्वेश्चन में। देखो, मेल ऑर्डर बिजनेस, इसमें कोई दुकान नहीं है। टेली शॉपिंग, इसमें कोई दुकान नहीं है। इंटरनेट शॉपिंग, इसमें कोई दुकान नहीं है। सब गैर दुकान के अंदर दाखिल हैं। जल्दी जल्दी आंसर बताने के चक्कर में जो है कहानी खराब हो रही है भाई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, आज तक तो और ट्रायल है, जितने गलत कर सकते हैं कर लीजिए। रोज रोज गलत करेंगे तो फिर तो गलती पुख्ता हो जाएगी आपकी। पहले तो जरा ये बताइए सच सच, अपने सर पर हाथ रखकर बताइए, किस किस ने कल से अब तक पढ़ाई करी है नहीं करी? सच सच बताइए बिल्कुल। जी अतर जमाल? जी करी है मैंने पढ़ाई। कितने चैप्टर करें? 2 चैप्टर। अरे भैया 2 चैप्टर की स्पीड से चलोगे तो तुम्हारा इम्तिहान तो अगले साल होगा। 9 चैप्टर। 5 चैप्टर चलो सही है। 5 चैप्टर किए, 9 चैप्टर। अच्छा 9, माशाल्लाह माशाल्लाह। 9 तो फिर चलो बहुत अच्छी बात है। और अनस भाई आपने कितने करें? 9 जी। 9 कर लिए माशाल्लाह। और बताया मैं बाकी के साथी कितने कितने चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिए? 5। और सब बताएं भाई कितने कितने चैप्टर, ईमानदारी से बताएं कितने चैप्टर कर लिए आपने? 2। बेटा ये 2 भी क्यों करें तुमने? सर 4 कम से कम आपके पास 20 चैप्टर हैं। अगर 4 दिन की एवरेज भी बनाई जाएगी तो 5 चैप्टर एक दिन के निकलते हैं। माशाल्लाह आपसे अच्छी एवरेज कौन जानता है? जिसको छठा चैप्टर चल रहा है। छठा चल रहा है, चलो ठीक है छठा भी। मैं कह रहा था आपसे अच्छी एवरेज कौन जानेगा? जिनको पता होता है 15 दिन के अंदर कुरान पूरा करना होता है तो एवरेज निकाल लेते हैं, एक दिन का कितना पारा सुनाना है। कम से कम 5 चलने ही है जी। 4 दिन का वक्फा है, कम से कम 5 चैप्टर एक दिन में आपको पीने हैं किसी भी तरह से, चाहे दूध से ले, पानी से ले या रोज़े से ले। अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाओ भाई। देखो सुस्ती मत आने दो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये MCQ से घबराओ नहीं। ये थोड़े से क्वेश्चन टिपिकल इसलिए लगते हैं क्योंकि इसमें एक गलत टिक करते ही आपके खाते में 0 आ जाता है और एक सही करते ही आपको 1 मिल जाता है। थोड़े रिस्की होते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ये क्वेश्चन आप इत्मीनान से पढ़कर करेंगे तो अगर इन 10 में से आप 8-9 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो बड़े मुफ्त के नंबर होते हैं, बड़े अच्छे नंबर, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा जद्दोजहद करनी नहीं पड़ती लिखने के अंदर। एक टिक सही करते ही आपको 1 नंबर पूरा मिल जाता है और आप अपने जो मकसद है उसके बहुत करीब हो जाते हैं। इसलिए मैं इन 10 क्वेश्चन की पहले आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बड़े लंबे वाले जो क्वेश्चन है वो तो मुझे पता है आप कुछ ना कुछ लिख ही दोगे, उसके बारे में भी हम अभी बातचीत करेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं कौन इसका सही जवाब दे पाएगा। शॉपर्स स्टॉप, स्पेंसर एंड किड्स कैंप आर सम एग्जांपल्स ऑफ। कुछ ब्रांड के नाम दिए हैं, शॉपर स्टॉप, स्पेंसर्स और किड्स कैंप दर्ज झेल में से किसकी मिसालें हैं? बताइए। तुक्का लगाना पड़ेगा आपको, मैं खुद ही आपसे कह रहा हूं क्योंकि ये नाम आपने सुने नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ ब्रांड है वो पूछ रहा है ये किसके एग्जाम्पल में दाखिल है। सुपर बाजार, मल्टीपल, फैक्ट्री या डिपार्टमेंटल? सर सुपर बाजार। सुपर बाजार। और बताएं। सुपर बाजार सर। सवाल देखिए समझने का ये है कि सवाल मैंने आपसे पहले कह दिया कि आप सब जो है इसमें तुक्का मारें। वो क्यों? क्योंकि ये सवाल कोई वैसा सवाल नहीं है। मतलब भाई ये जो है कुछ चीजें हैं जैसे शॉपर्स स्टॉप, स्पेंसर, किड्स कैंप मतलब जहाँ पे बच्चों का भी सामान मिलता है, ये सब चीजें किसके एग्जाम्पल में दाखिल होंगी। अब उम्मीद है कि आपने सारे नाम ज्यादातर सुने नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे खुद ही कह रहा था कि आप तुक्का मार सकते हो, लेकिन जरा ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लो। सुपर बाजार मैंने
मैंने आपको पहले भी बताया था, सुपर बाजार वो बाजार होता है जहां पर हमें सस्ते दामों में सामान मिलता है, और ये सुपर बाजार बाहिमी सोसाइटी ऑपरेट करती है, और उनका मकसद होता है इस बाजार के अंदर सस्ता सामान अपने मेंबरान को मुहैया कराना। तो यहां तो कोई ऐसी चीज लग नहीं रही कि सस्ते सामान की बात हुई हो। दूसरा कौन सा है? मल्टीपल शॉप। मल्टीपल शॉप मैंने आपसे क्या कही? एक चीज की बहुत सारी दुकानें, बहुत सारी ब्रांचेस, जिन्होंने पूरा एक नेटवर्क, एक जाल बना रखा है अपने आसपास। जी, जैसे मैंने आपसे कहा मैकडी है, पिज्जा हट है, ये क्या है? मल्टीपल स्टोर्स हैं। एक नहीं, बहुत सारी दुकानें अलग अलग इलाकों के अंदर इनकी खुली हुई हैं। मल्टीपल स्टोर्स इन्होंने बना चुके हैं। आपके भी इलाके में कुछ ऐसे ब्रांड होंगे, ऐसा सामान बेचने वाले होंगे जिन्होंने अपनी अलग अलग दुकानें अलग अलग इलाकों और जिलों के अंदर खोल रखी है, वो भी मल्टीपल शॉप के नेटवर्क में आएंगे। तीसरा हुआ फैक्ट्री आउटलेट। फैक्ट्री आउटलेट मतलब जहां से सामान डायरेक्ट फैक्ट्री से बनकर आपको मिल जाता है, इनको फैक्ट्री आउटलेट कहते हैं। और चौथा होता है भाई डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर कौन सा होता है? डिपार्टमेंटल स्टोर एक ऐसा स्टोर होता है जिसको हम कहते हैं हब, यानी एक ऐसी जगह जहां पर हमें बहुत सारी चीजें मुहैया कराई जाती हैं, बहुत सारी चीजें मुहैया कराई जाती हैं, यानी वहां पर अलग अलग किस्म की चीजें मौजूद होती हैं। इतना ज्यादा सामान मौजूद होता है कि एक बार अगर सारिफ वहां पर एंटर करे तो कोशिश होती है कि उसको उसका सारा सामान वहीं मिल जाए। कपड़े, ठीक है, जूते, और उसके अलावा जो है खाने पीने का सामान, पहनने का सामान, ओढ़ने का सामान, ये सब चीजें उसके अंदर दाखिल होती हैं। अब जरा आप में से कोई मुझे बताए इनमें से कौन सा आंसर आपको करीब लग रहा है इसमें? डिपार्टमेंटल स्टोर। बहुत बढ़िया, जिसने भी ये कहा है मेरी दुआ है कि आप जल्दी से अपना इम्तिहान क्लियर करें। डिपार्टमेंटल स्टोर बिल्कुल सही है, सारे एग्जांपल्स बताने के बाद। डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब क्या हो गया? जहां पर काफी सारी अशिया मौजूद होती हैं, ठीक है जी, एक ही छत के नीचे आपको सारा सामान मिल जाता है। तो ये सामने आपके एग्जाम्पल है, शॉपर, स्टॉक, स्पेंसर, किड्स का सामान, ये सब आपको एक ही जगह पर मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। तो ऑप्शन पे टिक कर लीजिए और याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे ध्यान से करना। एक ही छत के नीचे जब आपको अलग अलग किस्म की चीजें मुहैया हो जाती है, वो डिपार्टमेंटल स्टोर में आता है। बड़े स्टोर होते हैं, छोटे स्टोर नहीं होते, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं बहुत। सुपर बाजार मैंने आपको बता दिया। फैक्टर मल्टीपल शॉप के अंदर खासियत याद रखिएगा, इसके अंदर अलग अलग सामान नहीं, इसमें एक किस्म का सामान आता है, ठीक है जी, सिंगल लाइन, एक किस्म का सामान। सर मतलब एक किस्म का सामान मतलब कि अगर आपके जिले के अंदर उसकी डेयरी की दुकान है तो दूध दही बेचता है, तो अगले जिले के अंदर भी उसकी वही दुकान है, दूध और दही बेचता है, और उसके अगले तीसरे जिले में भी उसकी यही दुकान है। ब्रांचेस अलग अलग हो गई, सामान सब में सेम रहेगा। ऐसा नहीं पहले जिले के अंदर तो वो कपड़े बेच रहा है, दूसरे जिले के अंदर उसने दुकान खोली वहां पर खाने का सामान, तीसरे जिले में उसके अंदर मिठाई की दुकान, नाम एक ही है। ऐसे ये मल्टीपल शॉप नहीं, ये सेम शॉप होती है, एक ही तरीके का सामान बेचती। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। 7वें की तरफ चलते हैं, कोशिश करते हैं 7वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड द अमाउंट टू बी रिसीव्ड इज नोन एज। वो दस्तावेज जिसमें लेन देन और हासिल होने वाली रकम की तफसील होती है, उसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वो दस्तावेज जिसके अंदर अमाउंट और उस लेन देन की सारी चीजें मौजूद होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, कोटेशन, इनवॉइस, डिस्पैच नोट, लेटर ऑफ एडवाइस। बताइए जी, इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये चीजें आती हैं? कोटेशन सर। डी। और बताएं मैं बाकी सब? ऑप्शन सी डिस्पैच नोट। ओके, और बताएं भाई कोटेशन क्या होती है? GA। कोटेशन है सर, कोटेशन। ये कह रहे हैं कोटेशन है जिसके अंदर पूरी डिटेल लिखी हुई होती है और अमाउंट भी लिखा हुआ होता है। ठीक है जी, ये सब कह रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट कह रहा है जिस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होती है? डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देन की पूरी बातें लिखी होती हैं, और अमाउंट टू बी रिसीव, कितना अमाउंट लिखा हुआ होता है, सब कोटेशन के अंदर दाखिल होता है। देखिए अब मैं आपको बता देता हूं कोटेशन क्या होती है। अगर मैं भी आपसे कहता हूं कोटेशन बताओ, तो कोटेशन का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर ट्रांजैक्शन नहीं, उस अशिया से मुतालिक सारी डिटेल्स होती। अशिया से मुतालिक डिटेल मतलब जैसे मैंने आपसे एग्जांपल के तौर पे, आप कोई सामान बेचना चाहते हैं, जैसे आप बेच रहे हैं पेन, ठीक है सर, मैंने आपसे कहा लाइए मुझे पेन की कोटेशंस दीजिए। पेन की कोटेशन देने का मतलब क्या है कि मार्केट जाकर मुझे बताइए अलग अलग किस्म के पेन, जैसे ब्लू पेन, ब्लैक पेन, बॉल पेन, जेल पेन, इन सब के बारे में बताइए, कितनी क्वांटिटी खरीदने पर कितने पैसे की पड़ेगी, ये पूरी डिटेल मुझे उसके अंदर गिवन है। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल गिवन है अमाउंट के साथ, उसके अंदर लिख के मुझे बताओ कि कौन सा पेन कितने का होगा, कितने का पड़ेगा। अगली वाली दुकान से भी जाकर पूछो कि वही पेन कितने का है, कितने का पड़ेगा। ये सब चीजें आपको कोटेशन के अंदर दाखिल होती है। इसलिए जब हम तिजारत करते हैं तो तिजारत के वक्त हम क्या करते हैं, उससे कोटेशन
कोटेशन मांगते हैं, प्लीज सेंड कोटेशन। तो उसके अंदर आप मुझे लिख के भेजो कि कौन सा सामान आप मुझे कितने का दोगे, कितने का ये पड़ेगा, कितने मुझे पैसे देने पड़ेंगे, सब चीजें उसमें दाखिल हो। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, और इनवॉइस किसको बोलते हैं? इनवॉइस बिल को कहते हैं। और डिस्पैच नोट, यानी जब सामान जा रहा होता है तो डिस्पैच नोट तब होता है, जब सामान आप भेज रहे होते हो डिस्पैच नोट तब होता है। लेटर ऑफ एडवाइस भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो एडवाइस की फॉर्म में एक लेटर इशू किया जाता है सामान को भेजने से पहले। अब जरा मेरा जो दिमाग चल रहा है वो दो क्वेश्चन की तरफ ज्यादा चल रहा है कि आंसर कोटेशन होगा या बिल होगा, क्योंकि दोनों आंसर जो है काफी क्लोज नजर आ रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट जिसमें लेन देन और हासिल होने वाली रकम की तफसील होती है, इन दोनों पे आंसर जो काफी क्लोज है कि कौन सा होगा इनमें से वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारी ट्रांजैक्शन लिखी हुई होंगी और कितना अमाउंट आपको मिलेगा वो लिखा हुआ होता है। बताइए जरा अब मुझे कौन सा आंसर आपको लग रहा है, कोटेशन या बिल? ऑप्शन ए कोटेशन। इनको अभी भी कोटेशन लग रहा है। ठीक है जी, वालेकुम सलाम जी, इसका ए है। इनवॉइस। अभी भी हमें यही लग रहा है कि इसका आंसर जो है कोटेशन है। ठीक है जी, तो आंसर जो है कोटेशन को ही कर देते हैं। चलिए जी, खुश रहिए, आंसर ए है कोटेशन। चलिए जी, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, सचिन परचेज्ड अ न्यू कार फॉर 11 लाख। कल इस चैप्टर के बारे में बातचीत हो चुकी थी जब मैं आपको क्विक रिवीजन बता रहा था हर चैप्टर के बारे में। तो आप में से बताएगा कौन? सचिन ने एक नई कार 11 लाख रुपए में खरीदी और पाया कि उसके इंजन में खराबी है। कई बार शिकायत के बावजूद भी खराबी ठीक नहीं की गई। उसे मशवरा दिया गया कि वो सारिफ तहफ्फुज कानून के तहत किसी मुनासिब जिम्मेदार के यहाँ अपनी शिकायत दर्ज करे। वाह भाई वाह, हो गया जी सचिन के साथ केस। 11 लाख रुपए का सचिन ने सामान खरीदा, यानी एक गाड़ी खरीदी है और उस गाड़ी के इंजन में कुछ खराबी है। बार बार उसने उसकी शिकायत करी कि ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही। मजबूरन अब उसने कहा कि मेरे साथ ये एक धोखे की शक्ल है, तो क्यों ना मुझे अब इस पे आगे पहल करनी चाहिए। तो उसको राय दी गई कि आप यहां में से कहां जाओगे। 4 ऑप्शन है, डिस्ट्रिक्ट फोरम जाओगे, स्टेट फोरम जाओगे, नेशनल फोरम जाओगे या हाई कोर्ट जाओगे। पिछली बार यानी कल की क्लास में मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि अगर अशिया की कीमत कितनी होगी कि जिसके दायरा के अंदर जाकर आप किस कोर्ट में जाना चाहोगे। किसी को याद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के लिए अशिया की कीमत कितनी होनी चाहिए? 20 लाख सर, जिला फॉर्म। 20 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिला फॉर्म में सर इसका आंसर। इसका आंसर है जिला फोरम। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जनाब, पहला आंसर है जो बिल्कुल पहली बारी में ठीक मिल गया है। जिला फोरम क्या है? ये वो फोरम जिसके अंदर अशिया की कीमत 20 लाख से जायद नहीं होनी चाहिए। तो सामान कितने का है? ये तो 11 लाख का है, तो उसका मतलब वो जिला फोरम के अंदर जाएगा। स्टेट फोरम में कब जाता? जब उसकी कीमत 20 लाख से ज्यादा होती, ठीक है जी, और 1 करोड़ से कम होती, 1 करोड़ से कम, ठीक है जी। और नेशनल में कब जाता? कि जब उसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती, 1 करोड़ से। और हाई कोर्ट की तो बात ही नहीं आएगी। ये 3 फोरम है आपके लिए जो बनाई गई। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आप तब जाते हो जब आपको इससे नेशनल से मिलने वाला जो आपका रिजल्ट है वो आपके लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं होता, आप उससे मुतमईन नहीं होते, फिर आप अपील करते हो आगे जाके। 3 है मेन तो आपके लिए, ठीक है जी। तो पहला इसका आंसर बहुत जल्दी मिल गया और एक क्वेश्चन इसका हर बार आ ही रहा है। अगला प्रश्न चलते हैं जी, एक बार ये फिर पहले हम कर चुके हैं। कंज्यूमरिज्म इज अ मूवमेंट स्टार्टेड बाय। सारिफियत एक तहरीक है जो किसके जरिए शुरू की गई? बहुत ध्यान से, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के अपना जवाब दीजिए। इनमें से कौन सा आंसर है? किसने शुरू करा था ये मूवमेंट? सारिफियत तहरीक किसने शुरू की थी? इसका बी है सर, बी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन फिर मुझे ऐसा हासिल हुआ है जिसका जवाब पहली बारी में ही मिल गया। इसका आंसर है बी। ज्यादा दिमाग ना चलाते हुए, कंज्यूमरिज्म जो अल्फाज बना है वो कंज्यूमर से मिलकर बना है, जिसका ताल्लुक कंज्यूमर यानी सारिफीन से है। तो ये चीज सारिफीन के जरिए ही शुरू की गई थी। आंसर बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ तवज्जो फरमाएं। क्या था? बी। बी है जी, कंज्यूमर। सारिफियत सारिफीन से ही मिलकर बना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं जी, उम्मीद है आप इसका आंसर जल्दी दे पाएंगे। क्या है जी? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद रोजगार से मुराद है। अच्छा, जब कल मैंने आपको 18 चैप्टर का क्विक रिवीजन कराया था, याद होगा आपको, मैंने पीडीएफ आपको बताई थी
चाहिए कि आप शॉर्ट नोट्स ले लीजिए और उसमें से अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो मैंने आपको 18 चैप्टर तक पूरा पढ़ा दिया था, उसमें 2 चैप्टर रह गए थे जी, आखिर के 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 19 करियर प्लानिंग से है और चैप्टर नंबर 20 जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप से है। वो दरअसल मैंने इसलिए भी टिक नहीं कराए क्योंकि वो चैप्टर हमने बिल्कुल हाल ही में पढ़े हैं जी, इसी महीने के अंदर जब हमारी शुरुआत में क्लासेस हुई थी तभी वो मैंने आपको दोनों चैप्टर उसी वक्त कराए, इसीलिए मुनासिब नहीं समझा कि उसमें से भी कुछ चीजें काट कर आपको लिखवाई जाए। तो अगर आप में से वो 2 चैप्टर भी करने हैं, क्योंकि वो 2 चैप्टर आखिर के NIOS के शेड्यूल के मुताबिक वो आखिर के 19वां और 20वां चैप्टर पूरे 10 नंबर का है, यानी 5-5 नंबर के क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं उन दोनों चैप्टर, और हमारे लिए इस टाइम एक नंबर बहुत कीमती है। तो आप 18 तक अपना सिलेबस नहीं समझेगा, 20 तक ही समझेगा, ठीक है जी। तो वो आखिर के 2 चैप्टर अगर आपको बड़े लग रहे हो तो चैप्टर के आखिर में, किताब के आखिर में लिखा हुआ होता है चैप्टर के आखिर में आपने इससे क्या सीखा। तो आपने अगर कुछ सीखा ना सीखा, लेकिन आप कम से कम आपने क्या सीखा वाला जो पूरा पैराग्राफ है, जो पूरा पेज है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको चैप्टर के बारे में मालूमात हो जाए। तो चैप्टर से मुतालिक क्वेश्चन है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको पता ही है, खुद रोजगार, जो अपना काम खुद करते हैं। क्या कह रहा है जी, इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन, सर्विंग अनदर पर्सन फॉर वेज और सैलरी, दूसरों के लिए मजदूरी या तनख्वाह का औज काम करना। जल्दी से आप में से बताइए, ये इसका मतलब है या नहीं है? दूसरों के लिए मजदूरी या तनख्वाह पर काम करना जी नहीं है। पहला ऑप्शन को मैं इसलिए काट रहा हूं। ये लो जी भाई, खुद रोजगार से मुराद ये तो नहीं है। चलो जी दूसरे पे चल लेते, क्या कह रहे हैं? कंप्लीटिंग अ टेक्निकल कोर्स, कोई तकनीकी कोर्स पूरा करना, इसका मतलब क्या ये है? नहीं, इसमें कोई तकनीकी कोर्स की बात भी नहीं हो रही है जी। तीसरा, एंगेजिंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मैनेजिंग इट ऑन हिज ओन, किसी माशी सरगर्मी में मुब्तला रहना और खुद उसको करना। ये सही है। बहुत खूब। बहुत देर लिया है आपके इंजन ने गर्म होने में, अब जाकर वो चालू हुआ है कि आंसर थोड़े से ठीक आने शुरू हुए हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था, डी ऑप्शन में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी कह रहा है कि आप किसी के यहाँ काम कर रहे हो मुलाजिम की शक्ल में। तो खुद रोजगार का मतलब ही होता है जिसका अपना काम होता है, वो खुद ही अपने काम को जो है वो अंजाम देता है और खुद ही अपने काम खुद अपने ही रिसोर्सेज के जरिए से वो करता है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन आपके जो है मुकम्मल हो जाते हैं। मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन है तो वैसे 5 मिनट के, लेकिन मैंने आपको डिटेल में इसीलिए बताए हैं कि हम उसके बाकी पहलू को समझते हुए चलें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन पेपर के अंदर यही वाला क्वेश्चन सेम लिखा हुआ आ जाएगा, वो इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देगा। तो ऐसा ना हो कि आप भेड़ चाल वाला सीन कर हमें तो ये बताया था भी ठीक होगा, ऐसे नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन को ध्यान से तवज्जो से पढ़कर फिर अपना आंसर लिखेंगे। और ये जो क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं, अमूमन यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, इन्हीं टॉपिक पर, बस क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करके पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी सारे बड़े क्वेश्चन हैं। इन एम्प्लॉयमेंट देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, इनैमोरेट देम, रोजगार में कुछ शराइत व ज़ाब्ते होते हैं, उन्हें बयान कीजिए। चैप्टर नंबर 19 खोलेंगे आप, मैं आपको बता रहा हूं कहां कहां आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 19 खोलेंगे और 19 के अंदर जाकर आपको उस क्वेश्चन का आंसर बखूबी मिल जाएगा कि रोजगार के क्या क्या ज़ाब्ते होते हैं। क्योंकि रोजगार, एक तो रोजगार ये वाला जो रोजगार है जिसको एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो आप अपना काम करते हो, उसमें बड़ा फर्क है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी तरीके की कोई पढ़ाई, कोई तकनीकी कोर्स, किसी की कोई शराइत नहीं होती जी। आप अगर कम भी पढ़े लिखे हैं तो भी आप अपना खुद रोजगार कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं, ठीक है? पैसा भी लगाना है, काम भी करना है, लेकिन उसके अंदर पढ़ाई को लेकर कोई शराइत नहीं है, ड्यूटी और टाइमिंग को लेकर कोई शराइत नहीं है, ये सब चीजें उसमें नहीं होती। लेकिन जो रोजगार होता है इसके अंदर तो शराइत होते हैं, जैसे आपको उस रोजगार के मुताबिक उस क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। भाई अगर आप मैनेजर हो तो आपको मैनेजर के मुताबिक जो क्वालिफिकेशन उसके लिए चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उस जॉब के लिए काम कर सकते हो, वरना नहीं। टर्म्स एंड कंडीशन में है कि आपको इतने बजे से इतने बजे की ड्यूटी पर जाना है, टर्म्स एंड कंडीशन में आपको माहाना इतनी सैलरी दी जाएगी, टर्म्स एंड कंडीशन में आपको इतनी छुट्टियां दी जाएंगी, ये सब इसकी टर्म्स एंड कंडीशन में, यानी कुछ दायराए कार, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रहकर आपको काम करना पड़ता है। चैप्टर नंबर 19 में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं चैप्टर नंबर 19 आसान है, इसमें 2 क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ने हैं, एक ये वाला क्वेश्चन जो इसमें लिखा हुआ है, और एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है कि खुद रोजगार को एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, यानी जो आपने भी पीछे क्वेश्चन करा है ये वाला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला, खुद रोजगार, इसको जो मुलाजिमत होती है उसके ऊपर तरजीह क्यों दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खुद रोजगार को मुलाजिमत के ऊपर तरजीह क्यों दी जाती है, क्योंकि लोग क्यों इसको इतना पसंद करते हैं, उसकी क्या वजह है, वो क्वेश्चन
क्वेश्चन भी आपको चैप्टर नंबर 19 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है जी, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निरंजन इज रनिंग हिज बिजनेस इन अ ट्रेडिशनल वे। निरंजन अपना कारोबार रिवायती तरीके से चला रहा है, पुराने तरीके से, वही खरीद लो बेच लो, खरीद लो बेच लो वाला हिसाब। ठीक है जी। ही वांट्स टू स्विच ओवर टू ई कॉमर्स, वो इसे ई कॉमर्स की तरफ यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी इंटरनेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के थ्रू अब वो करना चाहता है। बात बता दी पूरी, बात बताकर आखिर में कह रहा है कॉमर्स, ई कॉमर्स के 3 फवायद की वजाहत कीजिए। तो अगर मैं पुराने तरीके से अपना कारोबार चला रहा हूं, अब मैं उसको ई कॉमर्स यानी ई बिजनेस की फॉर्म में लेकर आना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मैं उसको करना चाहता हूं। कह रहा है बहुत अच्छी बात है, वो करने के लिए निरंजन तैयार है, बस उसको निरंजन को 3 फायदे बता दो। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है इस टाइम कि अगर कोई इंसान ई कॉमर्स बिजनेस करता है तो उससे उसको क्या फायदा होगा? सोचकर थोड़ा सा अगर आपके जहन में हो कहीं, ई कॉमर्स बिजनेस का क्या फायदा आपको हासिल? पुराना बिजनेस कर रहे हैं, किसका इंतखाब? वसीतर इंतखाब। जी बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लागत की बचत और कीमत में कमी। बहुत खूबसूरत। एक और बता दीजिए। बाजार के बारे में मालूमात। और कोई? पहला बहुत अच्छा था, दूसरा भी बहुत अच्छा है, तीसरा बता दीजिए। बेहतर ग्राहक खिदमत। चलिए बेहतर है। ये 3 पॉइंट जो उन्होंने बताए हैं बिल्कुल सही हैं, आप इसको इसमें दाखिल कर लीजिए। ये आप सबने क्या बताई है? ये आप सबने हेडिंग बताई है। वाइड रेंज मतलब कि आपको पता है ई कॉमर्स में और ट्रेडिशनल में मेरी दुकान जहां है मैं वहीं तक सीमित हूं, लेकिन जैसे ही मैं उसको ई प्लेटफॉर्म पे ले जाता हूं तो मेरे लिए इतना वसी हो जाती है मार्केट कि मेरे लिए मार्केट की कोई लिमिट ही नहीं रहती। अब आप इसको थोड़ा सा उसके अच्छे से उसके बारे में लिखेंगे कि ई कॉमर्स के जरिए मार्केट की कोई हुदूद नहीं होती, हम इसके जरिए से अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग स्टेट्स में, हत्ता कि हम इससे कंट्री के बाहर भी काम कर सकते हैं। इससे हमारी मार्केट बहुत बड़ी हो जाती है। फिर इसी तरह से लागत में कमी, तो ई कॉमर्स बिजनेस के लिए मुझे कोई बड़ी दुकान और बड़े सामान की जरूरत नहीं होती। ई कॉमर्स के लिए मुझे जो चाहिए वो एक लैपटॉप या कंप्यूटर और इंटरनेट की जरूरत होती है। कम लागत पर ये काम हो जाता है, मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह से आप उसके अंदर पॉइंट बना के लिख सकते हैं। अगला 13वां क्वेश्चन क्या है जी? बैंक और साहूकार के दरमियान में कोई 3 फर्क बताइए। चलिए जी, आप में से मैं पूछना चाहता हूं, आपको पता है साहूकार एक पुराना तरीका है जिसके जरिए से लोगों को कर्ज मिलता था, और बैंक जो है आज के टाइम में फॉलो किया जाता है। तो आपको क्या लगता है साहूकार और बैंकों में क्या फर्क होता है? और आपके पास कॉपी हो तो। और बैंक में ये फर्क है कि साहूकार कर्ज देते हैं और बैंक कर्ज देते भी हैं और जमा भी करते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बेहतर पॉइंट है। अगर आपके पास कलम और कॉपी मौजूद हो तो इसमें लिख लीजिए। इन्होंने बिल्कुल सही पॉइंट बताया है। क्या बताया है? बैंक वो होते हैं जो लोगों से पैसा भी जमा करते हैं और उनको कर्ज भी देते हैं, लेकिन जो मनी लैंडर्स होते हैं, जो साहूकार होते हैं, ये सिर्फ कर्ज देने का काम करते हैं। पहला पॉइंट बहुत खूबसूरत तरीके से हो गया है। दूसरे पे और कोई बताना चाहेगा इन दोनों में क्या फर्क होता है? बैंक मालदार और गरीब दोनों को कर्ज देता है और साहूकार सिर्फ गरीब और काश्तकारों को देता है। चलिए मान लेते हैं। और कोई क्लोज पॉइंट? और कोई क्लोज पॉइंट? अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देने की कोशिश करूं, कर्ज के ऊपर आपको क्या देना पड़ता है? बैंक को सूद देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। और साहूकार आपको पैसे देगा तो भी क्या देना पड़ेगा? सूद देना पड़ेगा। जरा मुझे ये तवज्जो फरमा के बताएं कि इन दोनों में से किसमें सूद की आदत ज्यादा होती है, किसमें आपको पैसा ज्यादा? बहुत बढ़िया। दूसरा फर्क आपने खुद बना दिया कि साहूकार बैंकों के मुकाबलों में जो लोन उधार देता है उस पर वो बैंकों के मुकाबले में ज्यादा सूद वसूल करता है। साहूकारों को हटाने की एक वजह यह भी थी कि ये बहुत ज्यादा सूद जो है वो लिया करते थे, जिसकी वजह से सरकार ने फिर इस सिस्टम को खत्म करने की कोशिश करी और उसकी जगह पर संस्था यानी बैंक आनी शुरू हुई। दूसरा पॉइंट हो गया है। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैं आपसे खुद ही पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि साहूकार खुद इतना मालदार होता है कि मुझे वो बहुत करोड़ों का लोन दे सकता है? नहीं। क्या बैंक आपको करोड़ों का लोन दे सकते हैं? जी सर। तो तीसरा और ये आखिरी फर्क इनके बीच में ये हो गया कि साहूकार जो है वो किसान हो या काश्तकार हो, उनकी छोटी जरूरतों को पूरा कर सकता है लोन के जरिए से, यानी वो उनको सिर्फ कम अमाउंट ही लोन की शक्ल में दे सकता है। लेकिन बैंक जो होते हैं वो आपको यानी जो भी फर्म है, जो भी बिजनेसमैन है, उनको छोटे और लंबे वक्त तक के लिए लोन दे सकता है और उनकी बड़ी जरूरतों को भी पूरा कर सकता है। इसीलिए आप आज
देखते हो कि लोग करोड़ों का लोन ले लेते हैं, लेकिन साहूकार के ज़माने में कोई करोड़ों का लोन उनको नहीं मिल पाता था, बल्कि लोग साहूकार से जो लोन लेते थे वो थोड़े से अपने बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, रोज के रख रखाव के लिए पैसा लेते थे। तो 3 फर्क आपके पास हो गए हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगले यानी 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक कारोबारी को अपना फरोख्त बढ़ाने के लिए कुछ फरोख्तकार को रोजगार पर लगाना है। एक बिजनेस पर्सन इज टू एम्प्लॉय सम सेल्स पर्सन टू प्रमोट सेल्स। आप ही की दुकान है, आप कह रहे हो कि यार एक लड़का रख लेता हूं जो मेरी बिक्री को बढ़ा दे। ठीक है, अच्छा सोचा आपने। क्या कह रहा है आगे? व्हाट क्वालिटीज शुड दीज पर्सन पोजेस? उन लोगों के अंदर कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए? अभी कल की क्लास में ही मैं बता चुका हूं आपको। चैप्टर कौन सा खोलेंगे आप? इसके अंदर आप जो इश्तिहार वाला चैप्टर है उसका अगला चैप्टर खोल लेंगे आप, इश्तिहार वाले चैप्टर का अगला चैप्टर। ठीक है जी, और उस चैप्टर में जाकर आपको बड़े आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। आपको क्वालिटीज बतानी है सेल्स पर्सन की, और बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में ही याद रखिएगा। सेल्स पर्सन की क्वालिटीज बतानी है कि जो एक सेल्स पर्सन होता है उसकी क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए सेल्स पर्सन। ठीक है जी, तो सेल्स पर्सन की खुसूसियात जिस्मानी होनी चाहिए, फिजिकली वो फिट होना चाहिए, मेंटली यानी जहनी भी होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, खयानतदार नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें उसकी खुसूसियात में दाखिल है। उसने आपसे कहा है कोई 3 बताइए, तो आप जिस्मानी को ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी तफसीर लिख दीजिए। फिर जहनी को ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी तफसीर लिख दीजिए। जहनी का मतलब क्या है? जहनी का मतलब है इंटेलिजेंट होना चाहिए, अपनी बात को अच्छे से पेश करने वाला होना चाहिए, जिसको प्रोडक्ट और अशिया के बारे में सही से मालूमात हो और वो अपने कस्टमर को पूरी मालूमात उन तक दे सके। उसके लिए जहनी तवाजुन का सही होना बहुत जरूरी है। तीसरे, ईमानदारी को लेकर ले लीजिए कि जो सेल्स पर्सन होना चाहिए वो अपने मालिक के प्रति जो है और अपने काम के प्रति जो है ईमानदार होना चाहिए और खयानतदार नहीं होना चाहिए। अपने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को पूरा करे और ईमानदारी से अपने सामान को सही कीमत पर बेच। बस ये चीजें आप उसके अंदर बता सकते हैं। बहुत आसान सी 3 क्वालिटीज। अगला प्रश्न है जी, ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ बिजनेसमैन एंड गवर्नमेंट टू एंश्योर इफेक्टिव कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सारिफ तहफ्फुज को मौसर बनाने के लिए सारिफ कारोबारी और हुकूमत के किरदार की मुख्तसर वजाहत कीजिए। चैप्टर नंबर 18 में इसका आंसर आपको मिल जाए। चैप्टर नंबर 18 जी, सारिफीन के तहफ्फुज से मुतालिक जो चैप्टर बनाया गया है उस चैप्टर के अंदर आपको बखूबी इसका आंसर मिलेगा कि सरकार ने और बिजनेसमैन ने क्या रोल अदा करा है जिससे कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हो सके। आराम से आप उस चैप्टर के अंदर पढ़ सकते हैं। सरकार अपनी तरफ पूरा रोल अदा कर रही है। किस चीज का रोल अदा कर रही है भाई? कि जागो ग्राहक जागो, वो आपको मोटिवेट कर रही है, अवेयर कर रही है अपनी एनजीओ के थ्रू, और सरकार अपने जरिए से आपको खूब अवेयर कर रही है कि भाई अपने राइट्स को जानो, अपनी जिम्मेदारियों को पहचानो और इसके मुताबिक ही सामान को खरीदो। और बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं? बिजनेसमैन कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्वालिटी वाला सामान दें। बिजनेसमैन कोशिश कर रहे हैं कि आपको मिलावटी सामान ना बेचें, आपको घटिया सामान ना बेचें, आपको सही कीमत पर सामान मुहैया कराएं। ये सारी चीजें बिजनेसमैन आपके लिए सोच रहे हैं। तो इस चैप्टर नंबर 18 के अंदर आकर आपको इन दोनों का रोल पता चल जाएगा। एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल सीधा और आसान क्वेश्चन है। स्टेट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। जॉइंट स्टॉक कंपनी के कोई 4 फवाइद बताइए। आपको 5 कारोबारी किस्में बताई गई थी, मैं बता देता हूं आपको। सोल प्रोप्राइटर बताया गया था आपको। सोल प्रोप्राइटर याद है? अकेली मालियत वाला शख्स। दूसरा आपको बताया गया था पार्टनरशिप। तीसरा आपको बताया गया था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। चौथा आपको बताया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और 5वां आपको बताया गया था जॉइंट स्टॉक कंपनी। लेसन नंबर 4 के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चौथे नंबर के अंदर बहुत आसान सा कि कोई 4 फवाइद जॉइंट स्टॉक कंपनी के बताइए। जैसे मैं आपको एक फवाइद के अंदर बताऊं, इसके अंदर तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक फवाइद है कि इसके अंदर पार्टनरशिप और बाकी दीगर कारोबारी किस्मों के मुकाबले में रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर। ठीक है जी, इसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। महदूद जिम्मेदारी फायदा है और लामहदूद जिम्मेदारी नुकसान है। तो आपको ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, जिसके अंदर 5 किस्म के बिजनेस आपको बताए गए हैं और आपको बार बार मैंने आपको बोला था उनकी खुसूसियात को अच्छे से आपको पढ़ना है। उन्हीं खुसूसियात में से आप उनके फवाइद और हुदूद बना सकते। ठीक है जी, कोई ऐसा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, यानी आप आराम से पढ़ेंगे तो इत्मीनान से आपको याद हो जाएगा। कोई से आपको 4 पॉइंट उसके बारे में लिखने होंगे। अगले प्रश्न पे जरा चलते हैं। ये क्या कह रहा है? अ फैक्ट्री ओनर्स गेट हर स्टॉक ऑफ गुड इंश्योर्ड। एक फैक्ट्री के मालिक ने अपने सामान के स्टॉक का बीमा करवाया।
ओहो, बीमे से मुतालिक चैप्टर है, जरा ध्यान से समझेंगे। क्या करवाया जी? एक फैक्ट्री के मालिक ने अपने सामान का स्टॉक का बीमा करवाया, ठीक है जी, लेकिन उसने ये बात पोशीदा रखी, लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, उसने ये बात पोशीदा रखी कि बिजली बोर्ड ने उसे अपनी फैक्ट्री के तमाम तारों को तब्दील करने के लिए वार्निंग लेटर जारी किया है। वाह भाई वाह। तो चैप्टर कौन सा है? बीमा। और बीमे के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी है कि जब आप बीमे वाला चैप्टर देखेंगे तो उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा पहले याद रखनी है बीमे की किस्में। आग बीमा जिसको फायर इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है, मरीन इंश्योरेंस पानी वाला बीमा जिसके अंदर जो सामान जाता है कार्गो के जरिए वो, और तीसरा लाइफ इंश्योरेंस जिंदगी का बीमा। इन तीनों में आपको फर्क याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन जो आपको बीमे के चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है वो है बीमे के उसूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीमे के उसूल, कहीं पे भी लिख लीजिए, बहुत जरूरी है और आएगा पेपर में। तो अब इसी चैप्टर को लेकर वो बड़ा क्वेश्चन बना के दे रहा है आपको। अब मुझे आप जरा बताएंगे क्या लिखा हुआ आगे। अच्छा जी, तो फैक्ट्री के मालिक ने सामान रखा, उसका बीमा करा लिया। फैक्ट्री के आदमी ने यह बात पोशीदा रखी, बताई नहीं कि बिजली बोर्ड वालों ने उसको वार्निंग दे रखी है कि भाई अपने जगह के तार चेंज करा लो, ये खराब हो रहे हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। ये बात उसने पोशीदा रखी। फिर क्या हुआ जी आगे? बाद में फैक्ट्री के अंदर शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। लो जी लो, हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तारों में आग लग गई। और आग लग गई तो आगे क्या हुआ? क्या वो मुआवजे का दावा कर सकता है? बताइए जी, कर सकता है कि नहीं? ये नाजायज है सर। हाँ, जी नहीं। हाँ, नाजायज है। बिल्कुल सही है, यानी ये चीज जो है ये दावा करना सही नहीं है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अगर आपने ये लिख दिया कि ये दावा सही है तो आप भूल जाइए, आगे का आंसर आपका लिखना ही बेकार है, क्योंकि आपने जब शुरुआत ही गलत कर दी तो आगे का तो गलत ही होगा। तो ध्यान से सुनिए, आपके जो बीमे के उसूल हैं, अगर आपने वो उसूल तोड़ दिए तो किस बात का बीमा और किस बात के पैसे? तो बीमे का सबसे पहला उसूल कहता है कि जब बीमा आप कराते हो तो आपके बीच में क्या बताया था? उटमोस्ट गुड फेथ, आपस में एक दूसरे पर यकीन और एक दूसरे के साथ सही मामला, कि आपको अपने चीजों के बारे में पूरी मालूमात उसको देनी है, उसके बारे में पूरी चीजें आपको सही सही बतानी है, कोई बात छुपानी नहीं है। आपने बीमे का पहला उसूल ही तोड़ दिया और आपने इस बात को छुपाया। अब जब बिजली डिपार्टमेंट वालों के पास बीमा वाले जाएंगे, वो कहेंगे भाई हमने तो उनको पहले ही बोला था, इनके तार बहुत नाजुक हैं, फट गए ना, कहा तो था इनसे फट जाएंगे। तो बीमा कंपनी अब आपको क्लेम नहीं देगी इस बात पर, क्योंकि आपने यहां पर उसका उसूल तोड़ा है। अपने जवाब के हक में उन उसूल को बयान कीजिए जिनका ताल्लुक इस फैसले से है और इस उसूल की वजाहत कीजिए। उसूल नंबर 1 बीमे का उटमोस्ट गुड फेथ बोलते हैं इंग्लिश के अंदर हम उसको, वो आपको पूरा इसके अंदर बयान करना पड़ेगा। टोटल कितने उसूल है? टोटल 6 उसूल है। 6 के 6 उसूल बहुत तवज्जो से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए। और ये 6 के 6 उसूल जो है आपको अच्छे से याद होने चाहिए, बिल्कुल सिर्फ रट्टा नहीं मारना, समझना भी है कि उसूल क्या है। तो पहला उसूल कह रहा है कि आपस के अंदर कोई चीज छुपानी नहीं है, जो चीज है वो सही सही एक दूसरे को बता दी जाए। जैसे एक इंसान जो बीमार था, ठीक है जी, जब इंश्योरेंस करवाया उसने अपने जिंदगी का, तो उस इंश्योरेंस के अंदर उसने डिटेल के अंदर लिखा नहीं उसको कोई बीमारी नहीं है, ना उसको बीपी है, ना उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जब उसने लिखा कि उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसने वो बात छुपाई, हाँ, और उसका इंतकाल हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से हुआ, तो बीमा कंपनी इस केस के अंदर उसको पैसा नहीं देगी, क्योंकि उसने पहला उसूल तोड़ दिया। उसने आपस में फेथ, आपस में यकीन नहीं रखा, आपस में सच्चाई दाखिल नहीं करी। क्यों? क्योंकि उसने उस बात को छुपाया। इसी तरह से बीमे के और भी कुछ उसूल हैं, 5 और उसूल हैं, उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है और ध्यान रखना है कि जो उसूल टूट रहा हो उस उसूल को उसमें फिर वजाहत करनी है। 17वां क्वेश्चन ये था, उम्मीद है आपके समझ आ गया होगा। अगला 18वां क्वेश्चन, एक्सप्लेन ग्रांटिंग ऑफ लोन एंड एडवांसेस एज फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तिजारती बैंक के कामों में कर्ज देना और पेशगी देने के अमल की वजाहत कीजिए। बिल्कुल निहायत ही सीधा क्वेश्चन है। आप चैप्टर बैंकिंग में जाएंगे और बैंकिंग चैप्टर के अंदर आप कमर्शियल यानी तिजारती बैंक को खोलेंगे, तो तिजारती बैंक के आपको फंक्शन लिखवाए गए हैं कि वो क्या क्या काम करते हैं। तो वो लोगों से पैसा जमा करते हैं, वो लोगों को कर्ज अदा करते हैं और वो पेशगी का काम करते हैं। तो वहां जाकर आपको ये फंक्शन मिल जाएगा, आराम से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बैंकों का एक बड़ा काम होता है लोगों को कर्जे देना, छोटे वक्त के लिए कर्ज देना, ज्यादा वक्त के लिए कर्ज देना, ये सब चीजें उसके अंदर दाखिल हो जाती हैं। तो 18वां क्वेश्चन बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद करना है। कौन से चैप्टर में मिलेगा? बैंकिंग चैप्टर में मिलेगा, चैप्टर नंबर 9। नोट करते हुए चलिए जिससे आपको आंसर आसानी से मिल जाए। लेसन नंबर 9 में आपको ये आंसर मिल जाएगा आराम से।
अगला क्वेश्चन 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शन ऑफ होलसेलर। मैंने भी पिछली क्लास में भी आपको बताया था होलसेलर और रिटेलर। ये क्या बताया था मैंने आपको? ट्रेड वाला चैप्टर है ना जी, जिसके अंदर हमने खरीद और फरोख्त की बात करी थी। तो इस चैप्टर के अंदर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है होलसेलर के क्या क्या काम होते हैं। तो चैप्टर नंबर 14, ठीक है जी, 14th चैप्टर के अंदर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। थोक फरोख्त कौन होते हैं? जो सामान को बल्क में यानी बड़ी क्वांटिटी के अंदर बेचते हैं। उनके कोई 4 कामों की वजाहत कीजिए। आराम से चैप्टर खोलिए, चैप्टर के अंदर पढ़ लीजिए। मैं उन क्वेश्चनों की बात नहीं कर रहा जो आराम से आपको किताब में मिल जाएंगे और आप पढ़ लेंगे। आपको सिर्फ वो याद कर सेम लिखने। हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो थोड़े से अटपटे हैं, जो समझने में थोड़ी दिक्कत करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्टली लिखे हुए हैं, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि भाई उसके 4 काम बताओ। तो आपको अच्छे से याद होंगे, आप उसके 4 काम बता देंगे। ये काम आपका है कि आपको उस चीज को याद करना है। और ये पेपर में इसलिए डिस्कस करा रहा हूं कि आप ये देखते रहें कि क्वेश्चन किस तरीके के पेपर में आ रहे हैं। तो होलसेलर के साथ चैप्टर में एक रिटेलर भी है, तो आप रिटेलर के भी याद रख लीजिएगा जी। हो सकता है इस पेपर में होलसेलर हो और आपके पेपर में रिटेलर वाला आ जाए। तो खरीदा फरोख्त हो या थोक फरोख्त हो, दोनों के आपको फंक्शन याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड ऑफ सेल। इनमें से फरोख्त के तरीकों की वजाहत कीजिए कि इनका मतलब क्या होता है। हायर परचेज बेसिस क्या होता है? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। ये भी आपको चैप्टर के अंदर मिल जाएगा आराम से, ठीक है जी। ये इसके बाद वाले चैप्टर के अंदर मिलेगा आपको रिटेल ट्रेड के अंदर ही, ठीक है जी। तो ये बेचने के तरीके हैं, हायर परचेज बेसिस या सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। क्या मैंने आपको मंजूरी दे दी है, आप ये सामान खरीद लीजिए और आप इसकी कीमत मुझे बाद में अदा कर दीजिएगा, ठीक है जी। और हायर परचेज का मतलब है कि वो सामान मैं खरीदना चाहता हूं छोटी छोटी, मतलब मैं उसका एक अमाउंट आपको डाउन पेमेंट के अंदर कर दूंगा। एक अमाउंट हायर परचेज के अंदर मैं आपको डाउन पेमेंट कर दूंगा, बाकी चीजें मैं आपको किस्तों के अंदर दे दूंगा। तो ये भी तरीके हैं बेचने के। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 21वां प्रश्न। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस क्वेश्चन के आगे जरा आप नंबर देख लीजिए कितने, 5। और ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपके लिए निहायत ही कीमती। अगर 4-5 क्वेश्चन भी 5 नंबर वाले कर लेते हैं तो ईद हो गई आपकी, ठीक है जी, सही हो जाते हैं अगर। और क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देख लीजिए आप। तन्हा मिल्कियत को डिफाइन कीजिए, ठीक है जी। सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, तन्हा मिल्कियत किसे कहते हैं? डिफाइन कर देंगे जी। एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। इसकी कोई 3 खुसूसियात बता दीजिए। तन्हा मिल्कियत की कोई 3 खुसूसियात बताना चाहेगा आप में से कोई? शुरुआत के चैप्टरों में से है और आप सबने लगभग पढ़ ही लिया है जी, बताइए। बेहतर कंट्रोल, बहुत बढ़िया। और दूसरा? देना और उसे आसान और उसे खत्म करना आसान। ठीक है। और कोई? जावेद जुनेद भाई बताएंगे एक। तश्कील में आसानी। बहुत खूबसूरत। और कुछ? लगभग 3 पॉइंट इन्होंने बता ही दिए हैं। तश्कील में आसानी होती है, बेहतर कंट्रोल होता है, ठीक है जी। और एक पॉइंट जी, वाहिद मिल्कियत नफा और नुकसान में जी जी जी, मैं यही कहने वाला था कि नफा और नुकसान का अकेला मालिक होता है, ये भी इसकी खुसूसियात में दाखिल है। तश्कील में आसानी क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी इसकी तश्कील हो जाती है। आसान तश्कील है क्योंकि इसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज कम होती हैं, कानूनी कार्रवाई कम है। याद रख लीजिए, इन 5 बिजनेस के अंदर अगर आपको किसी में भी लिखा हुआ आता है तश्कील में आसानी, आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि तश्कील में आसानी का मतलब क्या है, तो आपको यह लिखना है कि उसमें कानूनी कार्यवाही कम है। और तश्कील में अगर किसी के मुश्किलात है तो आप साफ लिखेंगे कि उसके अंदर कानूनी कार्यवाही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से बनाया नहीं जा सकता। बेहतर कंट्रोल क्यों कह रहे हैं? अकेला होता है इंसान जिम्मेदार, खुद ही कंट्रोल कर लेता है, डिसीजन लेट नहीं होते, ज्यादा मशवरा नहीं करना पड़ता, ठीक है जी। नफे और नुकसान का खुद ही, नफे फायदे के अंदर चला गया, नुकसान इसकी हुदूद में चला गया, और दोनों मिलाकर आपकी खुसूसियात में आ गई कि अकेला ये शख्स फायदे और नुकसान का मालिक होता है, सारे फायदे भी इसी के और सारे नुकसान भी इसी के, ठीक है जी। इस तरह से आपको ये करना है लगभग, मतलब ये इसी तरह से आपके क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन कह रहा है मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी होती हैं? वो कंपनीज, कसीर मुल्की कंपनी वो होती हैं जो अपनी कंपनी अपनी कंट्री के अलावा दीगर बाहरी कंट्री यानी बहरून के अंदर भी अपनी ब्रांचेस खोलती है और अपना कारोबार सेट करती है, उसको हम मल्टीनेशनल कंपनीज कहती हैं। वो कंपनीज जो अंदरून के साथ साथ बहरून के अंदर भी कारोबार करती हैं, उनको मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं। उनकी 4 कोई फायदे बता दीजिए। कम्युनिकेशन तरसील किसे कहते हैं? तरसील में आने वाले कोई 2 जो है रुकावटें बता दीजिए। तो तरसील में आने वाली 4 किस्म की रुकावटें हैं, वो 4 किस्म में से आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। वो बॉडी लैंग्वेज की वजह से हो सकती है, आपके इशारों की वजह से हो सकती है, वो आपकी जो है ज़बान की वजह से हो सकती है, जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ज़रिए हो सकती है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, उसकी वजह से भी तरसील में कमी आ सकती है। आपके अंदर जो है वो डर है किसी चीज़ का, उसकी वजह से भी तरसील में कमी आ सकती है।
आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के अंदर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, उसकी वजह से भी तरसील में रुकावट हो सकती है। तो तरसील में रुकावट के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये वाला, वो 5 नंबर का है, ध्यान से चैप्टर करिएगा ये वाला। इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चन भी है, उम्मीद है आप कर लेंगे। ये एक और क्वेश्चन निकला है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 19 का, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं आखिर के 2 चैप्टर 10 नंबर के हैं, उनको छोड़िएगा नहीं, ठीक है जी। बाकी सारे क्वेश्चन भी आपके लिए आसान है। होलसेलर और रिटेलर में फर्क बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात देखिए है कितने नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन है। थोक और खरीदा फरोश के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अगला 29वां क्वेश्चन चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से कंज्यूमर के कोई 3 राइट बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को करके खत्म करते हैं जल्दी से। कंज्यूमर के कोई 3 जिम्मेदारियां बता दीजिए। 3 जिम्मेदारियां कंज्यूमर की क्या क्या होती हैं, किसी को याद हो कंज्यूमर की 3 जिम्मेदारियां? टोटल 6 होती हैं। हुकूक में 3 बताइए जल्दी से। हुकूक, लेन देन का सबूत, मुनासिब दावा, खुद अपनी मदद की जिम्मेदारी। हुकूक बताने, हुकूक जिम्मेदारी नहीं, हुकूक। 6 हकाइक जो बताए गए थे, 6 हकाइक। राइट टू सेफ्टी, सारिफ को तालीम का हक, हाँ, मालूमात पाने का हक और सुनने का हक जी, चुनने का हक, मालूमात पाने का हक, सेफ्टी यानी उसकी सेफ्टी का हक, तालीम का हक, ठीक है जी। ये सब चीजें उसके 6 हकाइक में दाखिल हैं। लिहाजा माने राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी है आपको ये पेपर में मिल जाएगा। 5 या 6 नंबर में इसको जरूर कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 17 के अंदर ये आपको मिलेगा, ठीक है जी। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन भी है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो 20वें चैप्टर का है, 20वें चैप्टर का। एक एंटरप्रेन्योर होने के लिए आपके अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए, 6 नंबर का क्वेश्चन। लिहाजा आप इस पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए, इनके क्वेश्चनों को याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास यानी कल फिर मैं आपको एक पेपर और डिस्कस करा दूंगा, और फिर अगर कोई दिक्कत होगी तो हम कर लेंगे। बाकी आपको अब अच्छे से तैयारी करनी है लगकर, जो जो टॉपिक आपको बताए गए हैं तवज्जो से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, देखिए, ठीक है जी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।